दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बहुत ज़्यादा परेशान थी और वह दौड़ते हुए मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहां प्लेटफार्म पर खड़ी ट्रेन गोरखपुर एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में चढ़ते ही वहां पर बैठे एक लड़के को कहती है कि प्लीज़ मेरी मदद करो। इससे पहले कि लड़का कुछ समझ पाता, जो लोअर बर्थ सीट के नीचे की जगह होती है वह वहां पर जाकर छुप जाती है। खैर, लड़का उसे जानता नहीं था तो वह भी चुपचाप बैठा रहता है। दोस्तों, ट्रेन जो होती है वो वहां से चल पड़ती है। तकरीबन 20 मिनट गुजर जाने के बाद लड़की सीट के नीचे बाहर आ जाती है और वह वहीं लड़के के पास बैठ जाती है। अब जो लड़का होता है, जिसे जिज्ञासा होने लगती है कि जब यह लड़की ट्रेन में आई तो मुझसे मदद के लिए कह रही थी और अब यह बिल्कुल भी परेशान नज़र नहीं आ रही है। लड़का उससे कहता है कि क्या आप ठीक हो? दोस्तों, वह लड़की उसे मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब लड़का कहने लगता है कि जब आप ट्रेन में आई तो आप मदद के लिए कह रही थी। लड़की कहने लगती है कि जब मैं रेलवे स्टेशन पर आ रही थी तो मुझे लगा कि शायद कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, सहम सी गई थी। दोस्तों, अब लड़का भी आराम से बैठ जाता है और लड़की भी बैठ जाती है और थोड़ी देर बाद जो ट्रेन का टीटी होता है वह वह यात्रियों की टिकट चेक करते हुए वहां तक पहुंच जाता है। लड़की का नंबर आता है तो लड़की टीटी को टिकट दिखाने के लिए कहता है। लड़की कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है, मुझे कहीं अर्जेंट में जाना पड़ा जिसके चलते मैं टिकट नहीं बनवा पाई। आप मेरी टिकट अभी बना दीजिए। लड़की सेंस ऑफ ह्यूमर से ऐसे लगती थी जैसे बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो और साथ ही साथ अच्छे खासे घराने से भी हो। ट्रेन का टीटी उसकी टिकट बना देता है और साथ ही साथ कहता है कि टिकट है वह वेटिंग लिस्ट में है। लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी। दोस्तों, टीटी चला जाता है और जो लड़की होती है वहीं उस लड़के के पास बैठ जाती है। जो लड़के की सीट होती है उस पर ही बैठ जाती है। अब जो लड़की है वह उस लड़के से पूछने लगती है कि आप कहाँ जा रहे हो? लड़का कहता है कि मुंबई में मेरे रेलवे की परीक्षा थी, मैं परीक्षा देने गया था। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, तो अभी लखनऊ जा रहा हूँ। लड़की कहती है कि मुझे भी लखनऊ ही जाना है, क्योंकि लखनऊ में मेरे रिश्तेदार रहते हैं। वहाँ पर कुछ दिन के लिए जा रही हूँ। लड़की उससे कहती है कि मेरा नाम अंजलि है। तभी लड़का भी कहता है कि मेरा नाम भी निशांत है। उनकी बहुत अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है। तकरीबन 152 मिनट गुजर जाने के बाद लड़की को नींद आने लगती है और वह नींद में उसे पता नहीं चलता वह लड़के की तरफ झुक जाती है। लड़का उसे सहारा दिए हुए बैठा रहता है। ऐसे ही तकरीबन 3 घंटे गुजर जाते हैं और उसके बाद जब लड़की की नींद खुलती है तो उसे कहती है कि ओ सॉरी, मुझे पता नहीं था मुझे कब नींद आ गई। लड़का उससे कहता है कि कोई बात नहीं, आप मेरी सीट पर सो जाइए, मैं यहाँ पर चद्दर बिछा के फर्श पर सो जाता हूँ। लड़की कहती है कि नहीं, यह आपकी सीट है, आप इस सीट पर सो जाइए, मैं नीचे सो जाती हूँ। इससे पहले दोस्तों लड़की कुछ कर पाती, लड़का चादर को वहीं फर्श पर बिछाकर सो जाता है और तकरीबन 22 घंटे के सफ़र के बाद ट्रेन लखनऊ जंक्शन पर पहुँचती है। लड़का ट्रेन से उतर जाता है और उसके पीछे पीछे लड़की भी उतर जाती है। दोस्तों, वे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, तो अलग होने से पहले लड़का उसे भाई बोलता है कि लेकिन लड़की थोड़ी परेशान हो जाती है और उससे कहने लगती है कि अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो प्लीज़ मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। लड़का जो होता है वो कहता है कि हाँ, कोई बात नहीं है, कहिए क्या कहना चाहती हैं। लड़की कहती है कि मेरे जिन रिश्तेदारों का पता मैंने जिस कागज़ पर लिखा था वह मैंने मेरे बैग में रखा था, पता नहीं कहाँ पर गुम हो गया है। जब तक मुझे मेरे रिश्तेदार का घर एड्रेस मालूम नहीं हो जाता, क्या तुम मुझे अपने घर पर रख सकते हो? दोस्तों, वह लड़का यह बात सुनकर पहले तो थोड़ा हैरान हो जाता है, थोड़ा टेंशन में आ जाता है। उसके बाद अपने साथ ले जाता है। अपने घर पर पहुंचने के बाद
वह डोरबेल बजाता है। उसकी बड़ी बहन दौड़ती हुई आती है। दरवाज़ा खोलते ही वह ज़ोर ज़ोर से कहने लगती है कि भाई पास हो गया, साथ ही साथ रिजल्ट भी लेकर आया है। दोस्तों, इतना सुनते ही उस लड़के की मम्मी पापा भी वहाँ पर आ जाते हैं। लड़का कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। उस लड़की की कहानी वह अपने घर वालों को बताता है। उसके बाद उसके घर वाले भी, जो कि बहुत अच्छे होते हैं, उस लड़की को अपने घर पर रहने की अथॉरिटी दे देते हैं। ऐसे ही दोस्तों, लड़के के घर में शादी का माहौल होता है जो उसकी बहन की होती है। तकरीबन 15 दिनों के बाद उसकी शादी हो जाती है और लड़का, उसके माता पिता उससे कहते हैं कि जब तक हमारी लड़की की शादी नहीं हो जाती तब तब तक हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। आप हमारे घर पर ही रहिए, उसके बाद हम आपके रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ देंगे। उनका एड्रेस मालूम करेंगे उनका एड्रेस मालूम करके दोस्तों, लड़की कहती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना काम आराम से करिए। इसी दौरान लड़की उनके साथ इतना ज़्यादा मिक्स हो जाती है, इतना ज़्यादा उनके परिवार के साथ रहती है, इतना ज़्यादा घुल मिल जाती है कि उनको लगने लगता है कि शायद यह तो हमारी ही फैमिली का हिस्सा है। दोस्तों, जो लड़की होती है जिसका नाम अंजलि होता है, वह निशांत की बहन की शॉपिंग में भी हेल्प करती है। उनके घर के हर काम में हाथ बटाती है। ऐसा लगता था कि जैसे कि उसने सारा काम अपने कंधों पर उठा रखा हो। उनकी आधी टेंशन लड़की खत्म कर देती है। दोस्तों, शादी के 2 दिन रह जाते हैं, तभी जो दूल्हा पैक्स होता है उसका निशांत के पापा के पास कॉल आता है और वह कहते हैं कि हमें शादी में 21,000 नगद चाहिए। अगर वो नहीं है तो हम आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकते। अब मामला बहुत ही संवेदनशील हो चुका था कि 2 दिन शादी के रह चुके थे तो सारे टेंशन में आ जाते हैं और सारी फैमिली एक जगह बैठी होती है। टेंशन का माहौल होता है। लड़की का जो निशांत का पापा होता है वह कहता है कि कोई बात नहीं। उसका पापा कहते हैं कि इतने रुपए की कमी पड़ेगी, मैं मेरी सैलरी पर लोन ले लेता हूँ। दोस्तों, उस परिवार की जो आर्थिक स्थिति होती है वह बहुत अच्छी नहीं होती है। लगभग सभी गरीब ही होते हैं। घर में कमाने वाले सिर्फ निशांत के पापा होते हैं, जिनकी सैलरी 12,000 मुश्किल से रही होगी। सभी फैमिली बैठी होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल होता है। तभी जो लड़की होती है वह कहती है कि अंकल जी, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको लोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास जो लोन दे मेरे पास जो लड़कों वाले ने डिमांड किया है उतना पैसा मैं आपको दे देती हूँ, शादी के बाद आप मुझे लौटा देना। दोस्तों, जो लड़के की फैमिली होती है वह उससे पैसे ले लेते हैं और शादी अच्छी तरह से हो जाती है। वह पैसे से ही उनकी मदद नहीं करती बल्कि हर काम में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। दोस्तों, करीबन 15 दिन गुजर जाते हैं। शादी के बाद भी लड़की घर में, आप जानते ही हो, बहुत ज़्यादा काम होता है। शादी होने के 1-2 दिन बाद लड़की के माँ बाप कहते हैं कि ओ बेटा सॉरी, हम तो भूल ही गए थे कि आपको भी आपके रिश्तेदारों के घर पहुँचाना है। लड़की कहती है कि अभी भी मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप अपना काम अच्छे से निपटा लीजिए, उसके बाद मुझे छोड़ देना। दोस्तों, वह सारे काम अच्छी तरह से निपटाने के बाद जो लड़की होती है वह घर से जाने के लिए तैयार हो जाती है। अपने बैग तैयार करने लगती है, सारा सामान समेटने लगती है। जो माहौल होता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उस लड़की क्योंकि उस लड़की के उनके साथ इमोशन बहुत ही ज़्यादा जुड़ जाते हैं, जैसे कि सभी एक ही परिवार का हिस्सा बन गए हों। लड़का लड़की के पास आता है और कहता है कि अगर आपको कोई परेशानी नहीं हो तो मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। लड़की कहती है कि कहो। दोस्तों, लड़का कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। लड़की कहती है कि मैं आपसे शादी तभी करूँगी जब आपके मम्मी पापा की सहमति होगी। हाँ दोस्तों, निशांत कहने लगता है कि मैंने अपने मम्मी पापा से पूछ कर ही आपको कहा है। तभी जो अंजलि होती है वह कहती है कि आपने मेरे बारे में जाने बगैर ही मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ,
मेरी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। अगर आपको शादी के बाद यह सब पता चला तो क्या आप मुझे अपने साथ रखोगे? उससे पहले मुझे जान लेना चाहिए। लड़की कहने लगती है कि मैं मुंबई में एक वेश्या लड़की हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाया लिखाया। कोठे के मालिक से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपकी लड़की को हम पढ़ा देंगे, लेकिन 18 साल होने के बाद इसे आपके पास ही कोठे पर बैठना पड़ेगा। जब मैं आपसे ट्रेन में मिली थी उस दिन मेरी कीमत तय होने वाली थी। उससे पहले मैंने अपने मम्मी से कहा कि क्या आपने मुझे इसीलिए पढ़ाया लिखाया है कि एक दिन आप इस नरकी ज़िंदगी में मुझे ढकेल सको? तभी मेरी माँ ने जीवन भर की इकट्ठा की हुई कमाई मुझे 5 लाख रुपए देते हुए कहा कि बेटी तुम भाग जाओ और यहाँ पर कभी मत आना। इतनी दूर निकल जाओ कि तुम्हें ये ढूंढ ही ना पाए। मैं एक वेश्या की लड़की हूँ। दोस्तों, घर में मातम सा छा जाता है। जो लड़के के माँ बाप होते हैं वह भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और लड़का भी परेशान हो जाता है। यह बात लड़के की बहन तक भी चली जाती है। लड़के के घर वाले कहने लगते हैं कि यहाँ से निकल जाओ। एक वेश्या की लड़की आज तक हमारे साथ रह रही थी। लड़के की बहन को पता चलते ही वह अपने पति से कहती है कि मुझे मायके में कुछ काम है और बहुत अर्जेंट है। उसका पति कहता है कि कोई बात नहीं, जाओ अपना काम करके आराम से आ जाना। और जो लड़की होती है वो घर से निकलने ही वाली होती है, तभी जो लड़के की बहन है वह अंजलि से कहती है कि रुको। इतना कहते ही अंजलि फूट फूट कर रोने लगती है और लड़के की बहन उसे गले लगा लेती है और अपने साथ अंदर ले जाती है और अपने माता पिता से कहती है कि अपने भाई से कहती है कि जिस दिन मेरे दहेज में 7 लाख रुपए कम पड़ रहे थे, उस दिन आपको नहीं लगा कि यह एक वेश्या की लड़की है? इसने हमारे घर की आधी जिम्मेदारी अपने सर पर उठा ली थी। हमारी शादी का आधा टेंशन इसने दूर कर दिया। उस दिन आपको नहीं लगा कि यह एक वेश्या की लड़की है? उस दिन आपको जरा से भी एहसास नहीं हुआ कि यह एक वेश्या की लड़की है? और भाई तुम मार्केट में इसके हाथों में हाथ डालकर जब तुम घुमा करते थे, जब तुम्हें नहीं लगा कि यह एक वेश्या की लड़की है? पापा, अगर मैं इसकी जगह होती तो क्या आप मुझे घर से बाहर निकाल देते? लड़की अपने भाई और अपने माता पिता से कहती है कि जिस दिन आप इसे अपनी घर की बहू बना लो और भैया जिस दिन तुम इसे मेरी भाभी बना दो, उस दिन तुम समझ लेना कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। उससे पहले ना तो मेरा तुमसे कोई नाता है और ना ही मैं तुम्हारी बहन हूँ। अपने माता पिता से कहती है कि आज से इस घर से मेरा रिश्ता ख़त्म। जिस दिन आप इस लड़की को अपने घर में बहू बनाकर ले आओ, उस दिन मेरे पास बेशक आ जाना। मैं तुम्हारी बेटी हूँ और भैया मैं तुम्हारी बहन हूँ। दोस्तों, लड़के की बहन रूठकर घर से निकल जाती है। साथ ही साथ वह लड़की भी चली जाती है। कहानी में आगे क्या हुआ इसे जानेंगे हम लोग पार्ट 2 में। अगर पार्ट 2 आप लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।